नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक बहुप्रतीक्षित ऐसे सवाल पर जिसको लेकर भारतीय राजनीति उद्वेलित हो जाती है। दरअसल सवाल ये कि सीएए लागू करने से क्या होगा, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ साथ जब इस जैसी सीए की बात होती है तो एनआरसी अपने आप इसमें जुड़ जाता है। इस पर हम इसलिए आज बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे 3 नागरिक, ऐसे 3 रहवासी जिनको सीए के तहत नागरिकता प्रदान की गई है और इस पर काम शुरू हुआ है। भारी विरोध के बीच में, खासतौर से अभी की विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये लागू किया गया था तब इसका विरोध किया गया था कि सीए ठीक नहीं है भारत के लिए। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुसलमानों के लिए इसमें ऐतराज़ जताया जा रहा था, लेकिन सरकार ने कई बार कहा कि किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता इससे प्रभावित होने वाली नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया था कि इसके तहत अगर कोई विदेशी भारत को धर्मशाला समझकर यहाँ रहना चाहता है तो उसको रहने भी नहीं दिया जाएगा। इस पूरे मामले में जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि एनआरसी भी जुड़ जाता है। ये नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप है, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, और इसमें उन लोगों की एक तरह से गिनती होगी, पहचान होगी जो भारत में घुसपैठ करके इस देश की नागरिकता हासिल कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र में उनका दखल बढ़ रहा है। शुरुआत इसकी हुई है असम की तरफ से। असम में लगभग 3 करोड़ 29 लाख आवेदन आए थे, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख के करीब आवेदन स्वीकार किए गए और बाकी गैर भारतीय लोग माने गए जिनको कैंप में रखा जा रहा है। ये इसकी खास बात है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले गैर हिंदू, यानी जो हिंदू होने के साथ साथ जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, अगर ये वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं या असुरक्षित रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें साफ है कि मुसलमान शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये मुस्लिम राष्ट्र हैं एक तरह से, इसलिए इस बात की व्यवस्था हुई है। लेकिन लंबे समय से ये देश में राजनीतिक हिस्सा बना हुआ है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में 3 भोपाल के लोगों को नागरिकता मिली है। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर सुनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है। और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए। आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें, ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे 3 लोगों को नागरिकता प्रदान की। उसमें संजना और समीर जो परिवार 2012 में पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको इसकी मिली है नागरिकता। और बांग्लादेश से आई राखी दास, उनको भी यहाँ की नागरिकता प्रदान की गई है और ये सर्टिफिकेट डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, अखिल भारतीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय संरक्षक संयोजक प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है रमेश सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता। दरअसल चर्चा की शुरुआत वैसे तो मुझे प्रकाश जी के साथ करनी थी, क्योंकि प्रकाश मीरचंदानी के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो वो उन लोगों में शामिल हैं जिनके पूर्वज, हम सबके पुरखे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर बड़ी बुरी स्थिति में भारत आए थे, किस तरह से वो जीवित अवस्था में आ पाए, किस तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए, और वहाँ के जो बहुत ही संभ्रांत और प्रतिष्ठित नागरिक सब लोग थे, वो किस तरह से यहाँ देश में दर दर भटके, लेकिन लोगों की मदद से उन्होंने एक बार फिर अपनी मेहनत कशी के बाद सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। ऐसे मीरचंदानी जी का मैं स्वागत करता हूं और उनसे पूछेंगे कि ये जो सीए है, एनआरसी है, उससे आपको कितनी खुशी हो रही है और इसकी कितनी ज़रूरत
भारत के लोगों के लिए थी, खासतौर से जो बंटवारे के बाद आए हैं, भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटने के बाद, और उसके बाद जो हिंदू वहाँ रह रहे थे, जो गैर मुस्लिम लोग वहाँ रहते थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको कितना ज़रूरी था। क्योंकि देश भर की हम बात, दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में हर किसी के लिए अपने अपने देश हैं। ईसाइयों की बात करें तो उनके लिए अपने क्रिश्चियन देश हैं, हालांकि उसमें बाकी सब लोग भी रहते हैं क्रिश्चियनों के साथ। दुनिया में अगर हम अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान की बात करें तो उनके 56-57 देश हैं, उनके लिए अपने देश है। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश दुनिया में नहीं है, अकेला भारत है जहां हिंदू सबके साथ रहते हैं, या सब लोग हिंदुओं के साथ रहते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत थी। योगीराज जी, आपकी राय? बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख कम्युनिटी को इस पूरे मामले में बड़ा लाभ मिल रहा है और लोग खुश भी हैं, लेकिन इसका विरोध भी है, और विरोध के अपने अपने कारण हैं, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, भारत एक ऐसा सहिष्णु देश है कि यहाँ सभी लोगों का, सभी धर्मों का पूरा पूरा सम्मान और उनके धर्मों के मुताबिक सम्मान मिलता है। और दुनिया में यदि देखा जाए तो भारत की टक्कर का शायद ही ऐसा कोई कंट्री हो जहाँ सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इसीलिए जब बीते कुछ समय का आप इतिहास देखें तो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें लोग जिसको आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की या चुनाव के चक्कर में कई लोग ऐसे बसा दिए गए या आ गए जो कि इस देश के नागरिक नहीं हैं, और उनका दखल धीरे धीरे इस देश के आम जनजीवन में तो हो ही रहा है, लेकिन संवैधानिक और प्रशासनिक चीज़ों पर भी उनका नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ रहा है। योगीराज जी, ये वो दखल, वो घुसपैठ योजना के तहत है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई वो परेशान है। भारत में आकर योजना के तहत घुसपैठ करके भारतीय लोकतंत्र का जो ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की योजना है, और दुनिया में ऐसे कई देशों में इस तरह की घुसपैठ हुई है, और उसके बाद वहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा, वहाँ का जो जोग्राफिकल जो ढांचा है वो एक तरह से प्रभावित हुआ, छिन्न भिन्न हुआ है। जी, यही महत्वपूर्ण बात है कि जब घुसपैठ करते हैं या शरणार्थी बनकर आते हैं, एक तरह से बेगर बनकर आ रहे हैं, भिखारी बनकर आ रहे हैं, आपसे यहाँ रहने की भीख मांग रहे हैं। और जब वो धीरे धीरे समृद्ध और संपन्न हो गए तो वो अपने धर्म का कानून यहाँ अप्लाई करने की कोशिशें करने लग गए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक ऐसा रजिस्टर बनाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए कि जिससे इन सब चीज़ों पर नियंत्रण लगाया जा सके। हमने देखा भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहाँ कुछ हिंदू भी गए पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ हिंदुओं की कितनी दुर्दशा हुई। और वहाँ से अब मान लो ऐसी दुर्दशा के बीच वहाँ का हिंदू भारत आना चाहता है तो उसको स्वागत किया जाना चाहिए, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ताज्जुब तो है कि अभी तक क्यों नहीं मिला। और वो बेचारे जो प्रताड़ित लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो देश के लोग हैं, वो चले गए थे बंटवारे में, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक बहुत आवश्यक हो गया है आने वाले समय के लिए। और इस बात का आप अंदाज लगाएं कि यहाँ तो संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं लोग। तो किस तरीके की मेंटलिटी के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं और कैसी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उस पॉलिटिक्स के लिए अब आपने असम का जिक्र किया, असम, बंगाल, केरल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इस देश के कि बंगाल में तो कहा यह जाता है कि सुबह वहाँ के नागरिक यहाँ घुसते हैं और शाम को उनका आधार कार्ड बन जाता है। तो ये ऐसी स्थिति इस देश के लिए बहुत घातक है जी। और ये बात सही है कि पूरे कंट्री, पूरे दुनिया में सबके अपने अपने देश हैं। हिंदुओं के लिए तो केवल एक देश भारत ही बचता है, और बचे या ना बचे, लेकिन हर देश के अपने नियम कायदे कानून होने चाहिए। और उन नियम कायदे कानून में एक कायदा ये भी है। बिल्कुल। दरअसल हम इस पूरे मामले में आंकड़ेबाजी में नहीं उलझना चाहते, लेकिन थोड़े बहुत आंकड़े हमारे पास जो उपलब्ध है उस पर हम जरूर बातचीत करेंगे कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले हिंदू, सिख की आबादी लगभग 23% थी, आंकड़ों की बात करें, और वो घटकर अब 5% बची है। इसका मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं उनकी आबादी पर खतरा है, उनके जीने पर, उनकी पूजा पद्धति पर खतरा है। और वो खतरा इतना हुआ कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, उन्होंने धर्म बदल लिया, या वो मारे गए, या फिर उनको किसी दर बदर करके बाकी देशों में उनको शरण लेनी पड़ी। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ आज़ादी के वक्त जो संख्या मुसलमानों की थी, सिखों की थी, ईसाई की थी, पारसी की थी, वो 75 साल के बाद कई गुना बढ़ गई। अगर हम आज की बात करें तो भारत में जो मुस्लिम आबादी है
वो लगभग 20% से ऊपर हो गई है। इसका मतलब कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जो गैर हिंदू हैं, उनको अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, उनको पुष्पित पल्लवित होने का अधिकार है, वो तरक्की कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। लेकिन गैर जो जिनकी हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देशों की, जिन 3 देशों के लिए ये कानून लाया गया जहाँ के हिंदू लोग हैं या गैर मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़रूरी बात थी। और इसकी वकालत कांग्रेस के नेता भी करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उस पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन लागू करने का काम एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और उस पर लोगों ने बधाइयाँ भी दी है, विरोध भी हो रहा है। तो लोकतंत्र में दोनों पक्षों का स्वागत है। रमेश जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। रमेश जी, इस पूरे मामले को आप किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, 1947 में देश का जो विभाजन था वो शुद्ध रूप से धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं के लिए भारत था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान था। अब उस समय जब देश का विभाजन हुआ था तो भारत के लगभग 90% लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर भारत में रह गए, पाकिस्तान बनवा के और भारत में रह गए। जबकि जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनमें से बहुत सारी तादाद में हिंदू आए, लेकिन आपने अभी बताया 23% हिंदू उस वक्त अविभाजित पाकिस्तान में रह गए थे। अब उस वक्त उनका सोच कुछ और ये था कि जिन्ना का आश्वासन था कि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, लेकिन जिस तरह का कट्टरवाद पाकिस्तान में पनपा और खासतौर से जियाउल हक ने जिस किस्म का इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान को बनाया, उसके बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत इतनी दुर्दशा इतनी थी। अब यहाँ टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो आप ये देखिए कि आज हालत ये है, अपने ये सिंधी समाज के अध्यक्ष बैठे, इन्हें पता होगा कि वहां जब कोई लड़की किसी हिंदू परिवार में पैदा होती है तो वहां की मस्जिद में उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है और 12 साल की होने के बाद उसे उठा लिया जाता। ये स्थिति है। धीरे धीरे करके कुछ इन्फिल्ट्रेशन भारत में हुआ, कुछ यहाँ नहीं आ पाए तो विदेशों में भाग गए। मेरा एक मित्र है, वो हांगकांग में है, बिजनेस करता है, वो बताता है कि पाकिस्तान में हिंदू बिजनेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आज हालत यह है कि हिंदू वहां जो रह रहे हैं वो अपने नाम बदल के मुसलमान नाम रखकर हिंदू है लेकिन नाम मुसलमान रखते ताकि वो काम करने में दिक्कत ना आए। वहाँ होटलों पे अगर जाते हैं तो उनके लिए अलग मटका तो रखा होता है पानी पीने के लिए, आप उनके बर्तनों में पानी नहीं पी सकते। अगर पी लिया तो मार के चमड़ी उधेड़ देते। बंधुआ मजदूरी कराते हैं और अगर आपको उनसे मुक्ति पाना है तो या तो आप इस्लाम कबूल करें या आपकी लड़कियां दें। लड़कियां सरेआम उठा ली जाती है। वो एक मियां मिट्टू है सिंध में, उसका तो यही काम है कि वो लड़कियों को उठाता है। रमेश सिंह जी, इसी के चलते तो ये कानून लाया गया। मुझे लगता है कि इस पर बातचीत हो कि इस कानून से क्या लाभ होगा, और मैं इसमें आपकी बातचीत में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी वहाँ 19% थी। चूँकि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों के लिए है, तो मैंने पाकिस्तान का तो जिक्र शुरू में कर दिया था। 47 के बाद जो हालत थी तब गैर मुस्लिम 23% थे, अब वो घटकर 5% रह गए हैं। और इसमें हिंदुओं की आबादी 1.65% भर रह गई है। 71 के बाद 71 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना उस समय हिंदू आबादी बांग्लादेश में 19% थी और 2016 में ये घटकर सिर्फ 8% बची, यानी आधे से भी कम। अगर इसके बाद हम आते हैं 1972 से 2011 की बात करें तो इन 3 देशों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में कुल आबादी 18 करोड़ 74 लाख अप्रवासी भारतीय जो थे वो वहाँ रहा करते थे। लेकिन अब बात करें तो लगभग 16.3 लाख बांग्लादेश में है, 2.21 लाख पाकिस्तान में है और लगभग 13,000 लोग जो हैं अफ़गानिस्तान से भारत आए। ये जो आंकड़ा मैंने दिया ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से देश छोड़कर भारत आने वालों की तादाद है। तो ये बड़ी संख्या है और ये लगभग 4.4 यानी 25% होती है 1991 के बाद आए। तो आंकड़े ऐसे कई बार कि हम उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन लब्बो-लुआब ये है, भावना ये है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में गैर मुस्लिम परेशान हैं उनके लिए पूरी दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है जो सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और पारसी ईसाई भी उसमें जोड़ लिए गए हैं, उनके लिए एक सुरक्षित घर हो सकता है, पनाहगाह हो सकती है। आपकी अब आगे की बात रमेश जी। तत्वों की विभाजन के बाद
जो स्थिति बनी उसके बाद हिंदू कहीं भी नहीं जा सकता था पाकिस्तान का भारत के अलावा। तो सीए अपेक्षित था, बहुत जरूरी था, लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो नहीं बन पाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे बना एक नेक काम किया है। यहाँ वहां से आने वाले हिंदुओं की इतनी बुरी दशा, भारत में भी आप ये देखिए कि बांग्लादेश से घुसपैठी आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं और शान के साथ भारत के नागरिक बन के रह रहे हैं बिना किसी सरकारी मंच के। जबकि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की हालत यह है कि ना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकते थे, ना उनके बच्चे पढ़ सकते थे, ना वो कहीं रोजगार कर सकते थे। बिल्कुल दलितों से ज्यादा बुरी स्थिति में रहते। दिल्ली की जो वो पाकिस्तान से आए हिंदुओं की जो कॉलोनी है उसकी हालत तो यह है कि वो अफ्रीका के जो जनजातीय लोग हैं उनसे भी ज्यादा गरीबी की स्थिति थी। तो ये सरकार ने ये जो कानून ला के पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ उपकार नहीं किया बल्कि उनका अधिकार दिया है, क्योंकि भारत विभाजन के बाद भारत हिंदुओं का देश था और उनका अधिकार था कि वो यहाँ आकर रहें। और बांग्लादेश को आप देखिए, बांग्लादेश को हमने आज इस्लाम की और मुसलमान की मानसिकता को आप इस तरह तौलिए कि बांग्लादेश को हमें आजाद करवाया, उनकी औरतों के साथ पाकिस्तान आर्मी ने बलात्कार किए, उन्हें मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने समर्थन जुटा के और बांग्लादेश को आजाद कराया। और आज वही मुसलमान हिंदुओं का जीना मुहाल कर रहा है। जो हालत पाकिस्तान में है उससे थोड़ी कमोबेश कम है, बिल्कुल बांग्लादेश में भी हालत वही है। कह सकते हैं रमेश जी की जो हालत बांग्लादेशी मुसलमानों की पाकिस्तान के लोगों ने कर रखी थी, वो दुर्दशा बांग्लादेश में हिंदुओं की वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा संवेदनशील विषय, इस पर विस्तार से बात करें, लेकिन एक लाइन की बात करें तो ये एक किस्म की एहसान फरामोशी है बांग्लादेश के लोगों की। एक बात। दूसरी बात, मैं आ रहा हूँ अब प्रकाश जी आपकी तरफ कि ये जो मामला सीए को लेकर है, एनआरसी को लेकर है, एनआरसी के बारे में तो बीजेपी या एनडीए की सरकार ने पहले भी कहा था कि हम इसको लागू कर रहेंगे। सीए तो लागू कर दिया गया है, अब इसके नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए नवीन जी, हम तो आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जो कानून लाए हैं उसके तो हम नितांत आभारी हैं। देखिए आज़ादी के बाद से पंजाब आधा हिंदुस्तान में आया, गुजरात रहा और तमाम जितने भी आसपास के थे क्षेत्र वो सारे आधे आधे तो आ ही गए थे, लेकिन एक सिंध प्रांत ऐसा था जो पूरा का पूरा पाकिस्तान को दिया गया। और उस समय एक दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे जो राष्ट्र के उस समय ओजस्वी नेता थे उन सब ने, मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ रहा था, नाम कोट नहीं करना चाहता, उसमें उन नेता ने वहाँ पर ये कहा कि कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा, कराची के अंदर भाषण दिया था उन्होंने। और हमारे सिंधी समाज के समस्त जितने भी वहाँ नागरिक रहते थे उन सबको आश्वस्त किया था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारा होगा। और दिल्ली आके 3 दिन बाद ये घोषणा हो गई थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग अलग होगा। तो हमारा सिंधी समाज का तो व्यक्ति हतप्रद रह गया था और उसके हाथ से तो पूरी चीज़ें छिन गई थी और छूट गई थी। जैसा अभी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता भाई साहब ने भी बताया कि इतनी दुखद स्थिति है पूरे सिंध प्रांत में, जितने भी हिंदू सिंधी रहते हैं उन सब के साथ, उनकी माताओं बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है ये लगातार लंबे समय तक चलता रहा। कोई भी वहाँ का हिंदू किस तरीके से वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आता था कि वीज़ा नहीं मिलता था। वीज़ा मिलने के लिए कभी बीमारी का, किसी चीज़ का टूरिस्ट वीज़ा लेके वो आते थे और स्थायी रूप से यहीं रुक जाते थे और तमाम निवेदन करते थे। तमाम प्रताड़नाओं के बाद उन लोगों को बड़ी मुश्किल से, उस समय मुझे याद है कि एक बिटिया हमारे पास आई थी, ये करीब 18 की बात है। उस बिटिया को यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो रिफ्यूजी थी, वहाँ से आई थी और वो टेम्परेरी वीज़ा पे यहाँ पर थी। हमने ये बात, उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी, तो हमने ये बात उनसे बताई थी। तो वो बहुत मतलब द्रवित हुई थी उस बिटिया को देख के और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना परेशान हुई और स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की थी। और मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, तीनों हमारे महान नेता वहाँ बैठे और आपस में तय किया था कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आ रहा है, और हम लोगों ने पूरा ज्ञापन भी दिया था हमारा अखिल भारतीय सिंधी समाज के उस पर बैनर पे, उन्होंने वहाँ तय किया था कि जितने भी हैं, और क्योंकि जितने भी टेम्परेरी वीज़ा पे यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे थे उन सबको हर महीने थाने में जाके हाजिरी लगाना पड़ती थी और बहुत प्रताड़ना यहाँ भी झेलनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय सुषमा जी ने, स्वर्गीय सुषमा जी हो गई अब, तो उनने सब ने मिलकर जब ये सारा विषय बनाया और ये एक
एक सभी हिंदुस्तान भर के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया था कि जो भी रिफ्यूजी या जो भी आज़ाद भारत में पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अन्य प्रांतों से आए हुए हिंदू लोग, उन सबको कहीं कोई परेशान नहीं किया जाएगा, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। उसके लिए विधिवत उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये प्रस्ताव पास करा था। इसका इनिशिएटिव हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने भी लिया था। उन्होंने भी तमाम बात इस विषय पे जाके बात की थी। तो ये सारे विषय हुए थे और हम तो आभारी हैं इस एनडीए सरकार के, नरेंद्र मोदी साहब के, और उनका अनुसरण हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी किया। हम बहुत खुश हैं। हम तो कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे दर्द को समझ रहे हैं। किसी भी की भी माँ बहन को कोई व्यक्ति किसी बलात् उसको उठा के ले जाए और उसके साथ अन्याय करे, ये ठीक नहीं है। और ये सब होता रहा। बिल्कुल। और ये भी हुआ था आज़ादी के समय। एक चीज़ और भी आई थी कि आज़ादी के समय अगर कोई नहीं आ पाया है तो वो कभी भी जब भी आना चाहे तब भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उस विषय को रोक दिया था। ये हमारे को एक पात्रता थी कि जब भी हम वहाँ से जब भी यहाँ आना चाहें तो आ सकते थे। ये भी आज़ादी के समय तय हुआ था जी। लेकिन उन्होंने ये कांग्रेस जैसी की सरकार आई तो इन्होंने सब ये हटा दिए थे, कानून बदल ही दिए थे। बिल्कुल। लेकिन मोदी सरकार ने अब ये सब हम लोगों को सहयोग किया है। बिल्कुल। इस बारे में बताएं कि इस पूरे मामले में सीए की जहाँ तक बात है, आवेदकों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक होना जरूरी है। बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख पंथ के भी होना जरूरी है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में रहने आए थे वो इस पूरे कानून का लाभ ले सकते हैं। देश में आया तो मध्य प्रदेश में एनआरसी भी लागू कर सकती है। ये बात चल रही है। अंदर खाने की हम बात करें कि एनआरसी राज्यों के हिसाब से भी लागू की जाएगी। एनआरसी लागू होता है तो नागरिकों के लिए कई दस्तावेज जरूरी हो जाएंगे, जिसमें 1971 का वोटर आईडी कार्ड जरूरी होगा। इसके साथ साथ अगर वो कहीं रहते हैं किराएदारी में तो किराएदारी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा और रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य होगा। पासपोर्ट, बैंक, LIC के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें मान्य होंगे। स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कोर्ट ऑर्डर भी इसमें जरूरी माने जाएंगे। रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, वोटर लिस्ट में नाम, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट और बैंक के साथ साथ पोस्टल जो ऑफिशियल एड्रेस है वो भी अगर आप बताएंगे तो आपको इस मामले में सुविधा मिलेगी और नागरिकता मिलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिनके पास ये सारे दस्तावेज है उनकी नागरिकता को कोई खतरा भी नहीं होगा। जो ये बात कही जा रही है कि एनआरसी के बाद कई लोग यहाँ से बाहर किए जाएंगे, बाहर वही होंगे जो इस देश के बारे में बता नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है। बाकी जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। इस बात को सरकार बार बार कह रही है। योगीराज जी, आपकी राय? देखिए, ये देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत आवश्यक है और ऐसा एक रजिस्टर बनना बहुत ही ज़रूरी है जी। क्योंकि आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये घुसपैठ को आप रोक नहीं पाएंगे। और घुसपैठ ये जनसंख्या विस्फोट से भी ज़्यादा बड़ी समस्या देश के लिए बन गई है घुसपैठ। इस पर नियंत्रण लगना ही चाहिए। और एक बात ज़रूर है कि जैसे कई अभी ये कहा जा रहा है कि यदि एनडीए के 400 के पार पहुंच जाते तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती। लेकिन मेरा एक इसमें ये भी कहना है कि देश में जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है जो पूर्ण बहुमत में, अभी उनका दायित्व है कि वो इसको करके दिखाएं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने बहुत बढ़िया काम किया और उन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए। उसमें तो उन्होंने ये तक प्रावधान कर दिया कि जिनके 2 बच्चे उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको राशन कार्ड में एक नियम नए सिरे से लागू किए गए। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की भी एक कोशिश है। और जो हम एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं, इसमें जो घुसपैठिए हैं, अब ताज़ा घुसपैठिए की प्रॉब्लम चूँकि समय कम है, रोहिंग्या की जो समस्या है वो एक तरह से देश के भीतर जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की स्थिति में मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हैं और सरकार ने इसको समझकर ही काम कर रही है। रमेश जी, आपकी बहुत छोटी सी राय, समय समाप्ति की ओर है। युवराज जी, रमेश जी के बाद आप कुछ कहना चाहते हो जरूर कहिए, बीच में मैंने आपको टोका। जी राघवेंद्र जी, इस मामले में भारत सरकार को बहुत सख्त रवैया रखने की जरूरत है जी। वरना म्यांमार के पूरे मुसलमान और बांग्लादेश आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में घुस किया जाएगा। हमारी उदारता का कारण है कि आज कम से कम 8 से 7 करोड़ के करीब मुसलमान बांग्लादेश के भारत में हैं। इस तरह से अगर ये चलता रहा तो पूरा म्यांमार और पूरा बांग्लादेश यहाँ आ जाएगा। चलिए प्रकाश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है
देश में जो हमारी नेतृत्व करता सरकार, उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए और एनआरसी और सीए कानून लाना ही चाहिए, ताकि जो कुछ लोगों ने, जैसे बांग्लादेश में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोट बैंक की खातिर ऐसे लोगों को जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनको अपने यहाँ बसा लिया है, उनका फेवर लिए जा रही है क्योंकि उनको राजनीति करना और अपने पद लेना है, तो ठीक नहीं है। योगीराज जी कुछ जी। मेरा यही कहना है कि इस पे इस बात पर भी नजर रखी जाए कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगी, कौन आ रहा है, हर मोहल्ले कॉलोनी में इस तरह की एक समितियां बनाई जाए। राघव जी, हर देश में बिल्कुल एनआरसी होता है, हर देश में रजिस्टर बना हुआ है। हिंदुस्तान में चूंकि अभी आदत नहीं पड़ी नहीं है, जैसे ये कानून होगा तो लोग इसको मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा बहुत विरोध सब जगह होता है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। प्रकाश जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीए का सहारा है और एनआरसी का एक तरह से अगला कदम सरकार उठाने की तैयारी कर रही है। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।